सभी मित्रों को नमस्कार। लेखक की औपन्यासिक यात्रा स्तंभ के अंतर्गत मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप जान रहे हैं, इस स्तंभ के अंतर्गत हमारे साथ नासिरा शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। साथियों, लेखक की औपन्यासिक यात्रा स्तंभ में अब तक हम लोग नासिरा जी के उपन्यासों पर क्रमवार चर्चा कर रहे हैं। उनके पहले उपन्यास सात नदियां एक समंदर, जिसे बहिश्ते जहरा नाम भी दिया गया, उस पर शालमली दूसरा उपन्यास, ठीकरे की मंगनी तीसरा, और अब यह चौथा उपन्यास जिंदा मुहावरे पर चर्चा होगी। जैसा इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है, इसमें हम उपन्यास पर केंद्रित लेखकीय वक्तव्य को सुनते हैं। साथ में रचनाकार अपने उस उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण अंशों का पाठ भी करता है। तो आज यह एक बेहद रोचक बातचीत है और आवश्यक भी कि जिंदा मुहावरे जैसी एक जरूरी किताब उपन्यास पर स्वयं नासिरा जी अपनी बात रखेंगी। इसके रचाव की प्रक्रिया, इसके बनने की कहानी और इस उपन्यास के पीछे की जो रचनात्मक दृष्टि है, उस पर भी बात करेंगी। मगर उसके पहले मैं सोचता हूं कि आज इस खास अवसर पर हम नासिरा शर्मा जी के बारे में क्या कहें। आप सभी लोग जानते हैं उनके कितने उपन्यास हैं, कितने कहानी संग्रह हैं, रिपोर्टाज हैं, संस्मरण हैं, आलोचना की किताब है, बाल साहित्य में काम है, आदि आदि। मगर एक रचनाकार को कई कई रूपों से याद किया जाता है। हर लेखक अलग अलग ढंग से किसी शख्सियत को देखता है। ऐसे में कल ही हम लोगों ने कृष्णा सोबती जी पर जारी एकाग्र को समाप्त किया और उनके जन्मदिन 18 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक कुल हमने 18 कार्यक्रम किए और इस बीच कई मित्रगण लगातार कृष्णा सोबती जी के साहित्य से जुड़े रहे, उन्हें पढ़ते रहे, उनकी रचनाओं का भी पाठ हुआ, उनके अनुवाद पर भी चर्चा हुई, उनसे जुड़े तमाम आयामों पर भी बात हुई। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में कृष्णा जी को मैं इसलिए भी याद कर रहा हूं कि कृष्णा सोबती जी के साथ नासिरा शर्मा जी का एक सुदीर्घ साथ रहा है। और जब यह बात आती है तो हम हशमत कृष्णा सोबती नासिरा जी के लिए क्या लिखती हैं, क्यों नहीं इस मौके पर हम उसे सुन लें और उसके बाद नासिरा जी को आमंत्रित करें। तो आइए मित्रों, हम हशमत भाग 2 में कृष्णा सोबती जिस नासिरा शर्मा से हमें मिलाती हैं और जिन शब्दों के साथ मिलाती हैं, उस कालखंड में चलते हैं। उन शब्दों, उन धड़कते हुए शब्दों को सुनते हुए कहीं न कहीं नासिरा शर्मा जी के कुछ अन्य रूपों से भी हम अवगत होंगे। तो मैं पहले उसे पढ़ लेता हूं। हम हशमत भाग 2, कृष्णा सोबती। नासिरा शर्मा जी के लिखती हैं, दोस्तों, कुछ तलखियां भूगोल के गलियारे से निकलकर इतिहास बन जाती हैं। कुछ दोनों से टकराकर खुद ही तलखी बन जाती है। नासिरा को किसी ऐसी ही तलखी का नाम देने की हिमाकत
तो हम न कर सकेंगे। हाँ, जिस तलखी की आग से कोई भी इंसान उभरता है, जिंदा होता है, वह आग यकीनन नासिरा के पास है। एक बड़ा लेखक, एक वरिष्ठ लेखक अपने युवा लेखक के लिए किस तरह सोचता है और किन शब्दों में याद करता है, इसे देखिए। और कृष्णा जी के गद्य की तो खैर क्या बात की जाए। नासिरा एक अच्छी इंसान है, एक अच्छी औरत भी। चौंकिए नहीं, बाबा आदम के जमाने से इंसान ने अपने और औरत के गिरोहों के बीच एक लकीर खींच रखी है। इसी से इस मुहावरे की गरज हमें आन पड़ी। वैसे हशमत इतना बता दें कि नासिरा की जमीन खरी है और खालिस हिंदुस्तानी। शुरू शुरू की मुलाकातों में हम सिर्फ नासिरा की आंखें ही पहचान पाए। आंखें चौकन्नी, तल्ख और तीखी, आवाज में ठहराव, नजर में एक तरेर, मगर चौंध गैर हाजिर। झूठ न बोलेंगे, नासिरा से हमारी शुरू शुरू की मुलाकातें दिलचस्प होने के बावजूद कोई ऊंची उड़ान भरने में कामयाब न हो सकी। और एक अंतिम अंश, हशमत मान लेना चाहेंगे कि नासिरा में हमारी दिलचस्पी रफ्ता रफ्ता ही आगे बढ़ी। ऐसा न हुआ कि आज मिले हैं, फिर बहाने बहाने कल और फिर परसों। हमें कल और परसों फलांगने में कुछ नहीं तो 3-4 बरस तो जरूर लगे होंगे। आज पुरानी 2-3 दोपहरें याद कर लें तो उनमें न कुछ ऐसा था जो काबिले जिक्र था, और न कुछ ऐसा ही जो एक दूसरे से विदा लेते ही याददाश्त से गुम हो जाए। कॉफी के प्याले पर बातें होती रही थीं, अदब की, अदीबों की, सियासत और सांप्रदायिकता की। तो ये नासिरा शर्मा जी हैं और कई तरह से इनकी रचनाओं पर बात की जाती है, की जानी चाहिए। जिंदा मुहावरे भी एक ऐसी ही कृति है जिस हिंदुस्तानियत की बात कृष्णा सोबती करती हैं, उसी हिंदुस्तानियत की आवाज को इस उपन्यास में सुना जा सकता है। मित्रों, तो आइए हम नासिरा शर्मा जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने इस उपन्यास पर अपनी बात रखें, क्योंकि आज का समय हो या कल का, विभाजन, युद्ध और विस्थापन, इन सब से मानवता किस तरह तार-तार होती है, इसे हम देखते आए हैं, इसे हम देख भी रहे हैं। ऐसे में यह उपन्यास उस दर्द को किन-किन रूपों में उकेरता है, उस विभाजन के दर्द की दास्तां जिन शब्दों में की गई है, आज उन पर चर्चा पुनः आवश्यक हो जाती है, प्रासंगिक हो जाती है। आदरणीय नासिरा शर्मा जी, स्वागत। जी, मेरे सभी सुनने वालों को मेरा आदर और प्यार, और ख़ासकर उन लोगों को जिन्होंने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की जब ये मेरे वॉल पे गया कि मैं आज बोलने वाली हूँ। तो आपने तो इस वक़्त सरप्राइज़ दे दिया अर्पण। कृष्णा सोबती की उन चीज़ों को सुना के जो एकदम क्या बताऊँ मैं, बहुत कुछ नज़रों के सामने आ गई कृष्णा दी। जी।
उनसे जी, पहली मुलाकात मुझे याद है कि जब उन्होंने मुझे स्टैंडर्ड में बुलाया था और कहा था कि आप मिलिए, आप पे हमें लिखना है। तो बहरहाल, तो मैंने कहा था कृष्णा दी आज मैं पहली बार आपके साथ बैठी हूँ। तो उनका ओह माय गॉड, अगर आप पहले बार किसी के साथ ऐसे निकली हैं तो मैं किसी अच्छी जगह आपको ले जाती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यादें हो गई हैं कृष्णा दी की। तो अब ज़िंदा मुहावरे पे आपने रखा है, ये तस्वीर तो उस ज़माने की है जब उनका मुकदमा चल रहा था और मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी फ़ारसी की उनके लिए कि कहाँ-कहाँ नामे का इस्तेमाल हुआ है। तो अब हम लोग ज़िंदा मुहावरे पे आते हैं। आवाज़ मेरी आ रही है ना ठीक से अर्पण? जी आ रही है। एक चित्र यह भी है। देखिए, हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान में तो ज़रूर पैदा हुए, लेकिन सियासत ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा सुनने को मिलता था जो बहुत ही तकलीफ़देह होता था, जो पूरी तरह समझ में नहीं आता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो हाई स्कूल की के इम्तिहान के बाद छुट्टियाँ थीं और एक किताब घर में बड़ी मोटी-सी पड़ी थी, उर्दू अदब आज़ादी के बाद, एजाज़ हुसैन साहब की। तो उसको उठा के मैंने पढ़ना शुरू किया और बँटवारे के सारे उसमें चीज़ें थीं। तो मेरा जो दिमाग और दिल था, वो इस जो इंसानी तकलीफ़ें थी उनसे बहुत जुड़ गया और लगा कि बँटवारा जो है वो कितना बुरा हुआ था। और बचपना था, किसी तरह से शिकायत गांधी जी से भी हो गई कि वो इतने पावरफुल थे तो फिर क्यों बँटवारा हुआ, क्यों इस तरह से सब चीज़ें हुईं। और कभी मैंने सियासत को पढ़ने की कोशिश नहीं की उन दिनों कि हुआ क्या था, किसने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा। मैं इंसानी दर्द से बहुत ज़्यादा जुड़ गई थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन का ज़माना था और घर में मजलिस हो रही थी तो 2 पुलिस वाले भी आ गए। तो लगा कि वो मजलिस सुनने आ गए होंगे क्योंकि बहुत लोगों को मरसिया सुनने में और नौहा सुनने में दिलचस्पी हुआ करती थी। एकदम से जैसे ही मजलिस शुरू हुई और प्रसाद बँटने लगा, वो पुलिस एक साहब को उठा के ले गए। तो ये हम लोग के लिए थोड़ा-सा बच्चों के लिए धक्का था कि पुलिस इनको क्यों ले गई और तब पता चला कि ये कुछ स्टे ज़्यादा कर गए हैं और पाकिस्तानी शहरी हो गए हैं। यहाँ से थोड़ा-सा ये हुआ पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान कैसे बना, ये सब क्यूरियोसिटी थी। चूँकि मेरे ख़ानदान से कोई पाकिस्तान गया नहीं था, तो इसलिए मैं उस दर्द से आशना भी नहीं थी और ना इस तरह की किसी तकलीफ़ से आशना थी, जो लोगों पे गुज़री थी। स्कूल में लड़कियाँ अक्सर शिकवा करती थीं कि जो पाकिस्तानी हमारे मेहमान आते हैं, वो बहुत गुरूर से कहते हैं कि यहाँ के मुसलमान नहीं गए, तो तकलीफ़ में ही हैं। मानी बात है उनको यहाँ के कागज़ दिखा के बहुत बड़े-बड़े घर अलॉट हुए थे और यहाँ ज़मींदारी उन्मूलन हो गया था और बँटवारा अलग से हुआ था। तो हिंदुस्तान एक जितनी तकलीफ़ से निकल रहा था अपने को सँभालने में, तो हम हिंदुस्तानी भी अपनी तरीके से उसको देख रहे थे कि ये सब हुआ क्या है, एडजस्टमेंट था। तो ये तो मेरी रही बैकग्राउंड। अच्छा, जो-जो चीज़ें मैंने पढ़ी वो बहुत ही बँटवारे की खून-खराबे से भरी हुई रही है। उसमें चाहे अंग्रेज़ी नॉवेल ले लीजिए खुशवंत सिंह की ट्रेन टू अमृतसर, सलमान रुश्दी का है, यास्मीन खान का है और फिर जब हम यहाँ आते हैं तो तमस हमको दिखाई देता है। और जो सबसे पावरफुल नॉवेल रही है, उदास नस्लें जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और इंतज़ार हुसैन की बस्ती भी है और खुदा की बस्ती भी एक है, जो बच्चों को लेके एक नॉवेल लिखी गई। कहानियों में मुझे लगता है सिक्का बदल गया, खोल दो सादत हसन मंटो और एक थी कुंती, विष्णु प्रभाकर और लाजवंती।
तो ये सारी चीजें जो मेरी पढ़ी हुई थी, उनसे जो गुजरना हुआ और मुसलमानों की जो हालत देखी, वो समझ में नहीं आता था कि जो लोग इतने ज्यादा तकलीफ में होने के बावजूद नहीं जा सके और अपने वतन को सही वतन समझते रहे, उनके साथ ये फसाद, ये जंग, ये छीटाकशी, ये सब क्यों होती थी। इसके बाद कुछ और लिटरेचर पढ़ने को मिला कि जो बंटवारे के बाद 4-5 साल थे, वो कैसे लोगों पर से गुजरे, जबकि आजादी थी कि जिसको जाना है वो चला जाए, जिसको लौटना है वो लौट आए। तो उसमें क़रतुल ऐन हैदर और काजी अब्दुल सत्तार ने मुझे बहुत मुतासिर किया। इसी बीच में बहुत सारी नॉवेल्स सिंधी की भी मैंने पढ़ी, जिसमें एक दूसरे तरह का गम था, जो लोग वहां से निकल के यहाँ पे आए थे। तो ये सारी चीजें एक बैकग्राउंड में चलती रही थी और मुझे लगता है वो 92 या 90 का जमाना था, जिस वक्त कुछ इस तरह की बातें वजूद में आ रही थी जिससे तकलीफ हो रही थी और एक झटका ऐसा लग रहा था कि वो चीजें अब क्यों डिस्कस हो रही हैं जो हमने अदब में पढ़ी थी और बंटवारा हो गया और आज 45 साल हो गए हैं उस बंटवारे को, लेकिन वो हिंसा जो है, वो मानसिक हिंसा बार बार क्यों वजूद में आती है। मानी बात है, उतनी मारकाट तो फसादों में नहीं होती थी और ज्यादातर उन शहरों में ये सब हंगामे होते थे जहाँ पे कारखानदार थे और दस्तकार थे। तो मानी बात है, उसके बाद उन लोगों की तनख्वाहें कम हो जाती थी, उनका काम थोड़े सस्ते दामों में लिया जाता था, ये सारी पॉलिटिक्स थी। इन सारी बातों से एक सिलसिला था मेरी सोच का। उसके बाद एक मर्तबा कोई चीज थी जो जनसत्ता में मैंने पढ़ी थी, किसी का आर्टिकल था या कोई खत था, कुछ याद नहीं ठीक से, उसमें था कि ये लोग वापस जाएं, जो यहाँ के मुसलमान रह गए हैं। तो एक जहनी झटका जो था वो उस वक्त लगा जब मैं काफी बड़ी हो चुकी थी और एकदम से जिंदा मुहावरा जो है वो मेरे कलम से निकला। पहला ड्राफ्ट इसका बहुत वैसा तो नहीं था, मैं कहूँगी कि बहुत एक तरह से कहूँ रिएक्शनरी था, कि जो मैं सुनती थी तो अंदर जो भड़ास थी मेरी वो निकल रही थी और बाद में फिर उसको काटा छाटा और फिर ये जो दूसरा ड्राफ्ट निकला, ये सच पूछिए तो ये मेरा फाइनल ड्राफ्ट रहा जो आपके हाथों में है। तो इसका मैं जो इससे पहले, इस नॉवेल से पहले मैं एक कहानी लिख चुकी थी, सरहद के इस पार, क्योंकि सारे लोग जो थे वो बात कर रहे थे उस जमाने की जब बंटवारा हुआ था और बहुत घर बटे थे, आंगन बटा था और बहुत बीच में लड़ाइयाँ भी हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। लेकिन सही मानों में वो चीजें निकल के नहीं आ रही थी कि जो मुसलमान रह गए हैं उनकी फीलिंग क्या है। तो कोई प्लानिंग नहीं थी जिंदा मुहावरे लिखने की। उसी जमाने में मेरे उससे एक किताब गुजरी सिब्ते हसन साहब की, माजी के मजार, वो हिंदी में भी है। तो उसमें ये था कि कुछ भाषाएं जो हैं वो एक वक्त के बाद मर जाती हैं, लेकिन जिंदा उनके कुछ मुहावरे दूसरी भाषा में जाके जिंदा बन जाते हैं, जो जिंदा मुहावरे हैं। तो ये चीज चूंकि मेरी सोच चल रही थी तो मुझे लगा ये मेरे नॉवेल का नाम होना चाहिए कि मोहब्बत की जो जबान थी वो खत्म हो गई थी और वो जिंदा मुहावरे की तरह जो लोग यहाँ से गए थे, जिनको कबूल नहीं किया जा रहा था, वो मुहावरे से बन गए थे, जिंदा मुहावरे बन गए थे, क्योंकि मोहब्बत की जबान जो थी वो मर गई थी। मैं नॉवेल का एक हिस्सा पढ़ूंगी। अर्पण, आपको तो कुछ पढ़ना नहीं है मेरे उससे, 2 शब्दों से? दीदी, मैं आपकी भूमिका का एक अंश
अपने साथी मित्रों के लिए यहाँ पर रखना चाहूंगा और इसके बाद आप जी उपन्यास के अंशों का पाठ करें। मित्रों, यह भूमिका भी काफी सुचिंतित भूमिका है और उपन्यास को समझने में सहायक भी है। दो शब्द, दो पृष्ठों में लिखी गई यह भूमिका है नासरा जी के द्वारा, तो मैं उसका एक अंश यहां पर रख रहा हूं। नासरा जी लिखती हैं, यह ललक, यह तलाश अपने जड़ों की तब तक रहेगी जब तक पाकिस्तान की वह पीढ़ी जिंदा है जिसकी यादों में हिंदुस्तान एक खुशनुमा बाग की तरह मौजूद है। बाद की नस्लें बाद की नस्लें इस पूरे माहौल के कड़वेपन को कैसे पचाएंगी? इसमें शक की गुंजाइश नहीं कि बुजुर्गों के हाथों अंजाम गुनाह का प्रायश्चित मौजूदा पीढ़ी फसादों और संदेह के रंदे में घिसती पिटती पिछली कई दहाइयों से करती आ रही है, जिससे आशा बंधी है कि दिलों का मैल खून की इन छींटों से धुल चुका होगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के सामने उनके बुजुर्गों का शर्मिंदा तजुर्बा और उसकी अदायगी की कीमत कुर्बानी की शक्ल में उनके सामने होगी। विश्वास है कि वे मानवीय पीड़ा और काले अनुभवों से सबक लेंगी और ऐसी राजनीति से हाथ खींचेंगी जो अभिशाप बन दिलों को काटती, जमीन को बांटती, घरों को उजाड़ती, बारूद के ढेर पर बैठे इंसान को रूहानी तौर पर लगातार कमजोर बनाती जा रही है। और अंतिम हिस्से में लिखती हैं नासिरा जी, मेरी कोशिश इस उपन्यास के जरिए सिर्फ इतनी है कि मैं जिंदा मुहावरे के पाठकों को उस सेतु पर लाकर खड़ा कर सकूं जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाता है और जिसके नीचे मोहब्बत का समंदर ठाठे मारता है। तो देखिए कितनी प्यारी बात और कितना नेक उद्देश्य है इस उपन्यास के रचाव का। और किसी भी तरह की इस अ, हिंसा को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने की जो राजनीति है या जो उसके पीछे अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं, उसको जनता, उसको लोग समझ सके और सही मायनों में मानवीयता को, मोहब्बत को हम अपना सकें, यही उद्देश्य है और जिसकी बात आगे स्वयं नासिरा जी करेंगी। जी। जी, लेकिन हुआ ये है कि अ, जो लेखक उम्मीद करता है, लिखता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको लोग अपनाएँ। और जब ये नॉवेल आया था तो कुछ लोगों ने इसको पढ़ा और सबसे ज़्यादा राजेंद्र यादव जी ने कहा था कि नासा जी ये नॉवेल जो है बस आप लिख गई हैं और कुछ कहना था आपको अपने खानदान के बारे में, तो आपने अपने खानदान की कहानी लिखी। मैं काफ़ी हर्ट हुई थी। उसकी वजह ये है कि बँटवारे का दर्द पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हो, ऐसा नहीं है। मेरा तजुर्बा है कि कुछ लोग बँटवारे को मुसलमानों के कंधों पे लाद के उस गम को ही नहीं समझ पाते हैं कि जो आंगन और भाई-बहन और खानदान बँटे हैं उसका दर्द क्या है। तो उस बात को मैं टाल गई थी। मैंने ये भी नहीं कहा था ये मेरे खानदान की कहानी नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की कहानी है। किसी ने एतराज़ किया था, शायद रमेश उपाध्याय जी थे, उस ज़माने में वो कुछ फ़िल्म पे लिख रहे थे। तो उन्होंने नासा जी कुछ बात बनी नहीं इसलिए कि इसमें आपने जैसे सीरियल लिख दिया हो।
एक हिस्सा जो है आपका वो फैजाबाद गांव का है और एक कराची का है। तो खैर वो भी मैंने सुना और भी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन धीरे धीरे करके इस किताब को बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा इत्तेफाक से। क्योंकि देखिए गम जो होता है वो जो जो उस गम को का तजर्बे से गुजरता है वो महसूस कर सकता है कि एक्चुअली बंटवारा कितना लानती था। बाद की पीढ़ी ने भी महसूस तो किया, लेकिन वो भूल चुके थे। लेकिन फिर जो दौर आया पिछले कुछ सालों से, उसमें फिर ये बात उभर के आई कि ये हो क्या रहा है। तो मैं उस मोहब्बत की जबान जो मैंने आपसे कही थी थोड़ी देर पहले, उसका एक खाका मैं उपन्यास का पहला अध्याय थोड़ा सा पढ़ के आपके सामने करूंगी कि वो गांव का क्या माहौल था बंटवारे से पहले का। लाल मुनिया का पिंजड़ा साफ था, आगे बीहड़ अनजान रास्ता और पीछे गहरी जड़ों वाला भरा पूरा खानदान, जिसकी फैली शाख का नमूना वो खुद था, जो अपनी हदों को पार कर बाहर निकल आया था। उसके दिल में अजीब वलवला था जो अब भी हिलोरे ले रहा था। जमीन जमीन से चिपके रहना अभी तक भला, तभी तक भला जब वो अपनी पहचान हो, इज्जत हो, अपने बीज अपनी फसल हो। मगर जब सब कुछ बेगाना बना दिया जाए और साबित करना पड़े कि ये मिट्टी, इससे अच्छा वो टुकड़ा है जो काट कर दामन में डाल दिया गया हो, अब उसी को पालना पोसना और अपना समझना होगा। निजाम ने घने पेड़ के नीचे बैठ पैर से कांटे निकालते हुए सोचा। दोपहर की धूप घनघना कर जमीन पर पालथी मारकर बैठ गई थी। लाल मुनियाओं ने दाना चुगना और पिंजड़े में झूला झूलना बंद करके गाना गाना शुरू कर दिया था। उन उसके गाने के सुरों में जाने क्या था कि आंखों के सामने घर का आंगन तैर गया और अमरूद के घने पेड़ की शाख पर टंगा पिंजड़ा और अम्मा की पुकार, कहाँ जात हो नन्हे, तवे पर रोटी डल रही है, अब खाना खाए के बाहर निकलो। अम्मा के इस तरह टोकने पर डेवड़ी से बाहर निकलते निजाम के कदम ठिठक जाते और वहीं से गुल्ली डंडा खेलते गोलू को आवाज देते वो घर में दाखिल हो जाते, जहां तामचीनी की फूलदार रकाबी में घी से बघरी अरहर की पीली दाल भाप उड़ाती उसका इंतजार करती होती और भाभी बहन की चूड़ियों की खनखनाहट के साथ मिलकर पिसती हरे धनिये की चटनी और गरम तवे से उतरती रोटी की महक उसे बांध लेती। ए रज्जो, चटनी अब पीसे बैठी हो का? अम्मा सबको बावर्ची खाने में फैली धूप में पटरे पर बैठा देख कर दालान में हाक लगाती। अब है तो कुछ कर आई है सिल अम्मा, रजिया सिल पर तेजी से बट्टा रगड़ते हुए जवाब देती। हमार घी गुड़ कहाँ है? गोलू कटोरी न देखकर ठुनकता। ले न दीदे, शमीमा बेटी की तरफ कटोरी बढ़ाते हुए धीरे से कहती। देखो दादी अम्मा, हमका फिर न दीदा कहत है, गोलू चीखा। एकाएक निजाम की आंखें भर आईं। उसने कमीज की आस्तीन से आंखें खुश की और झोले से मुट्ठी भर कंगनी निकाल कर पिंजड़े की कटोरी में डाली। लाल मुनियाएं लपकी और दाना तोड़कर कुटुर कुटुर कंगनी खाने लगी। निजाम ने बोतल से पानी का घूंट भर गला तर किया, फिर पिंजड़े की दूसरी कटोरी को पानी से भर दिया। जाओ भैया, तुम्हें बहुत गुमान है ना, मगर याद रखो एक दिन बिलाई भी सूंघत सूंघत अपने पुराने ठिकाने को लौटत है, चाहे बोरा में भर कोसों दूर छोड़ के आओ। तुम तो भला इंसान ठहरे। भावज ने कोसने के अंदाज से अपने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहा। बखत से पहले ससुरे को गधा 25 सवार हो गई है। 2 दिन बाद घूम टहलकर मुंह मा कालिक पोत ई मर्दुआ लौट आई है। नया जोश, नई जवानी, अरे देव जी भर कर न मनमानी। जाय देव सब लोग का, आखिर भोर का भूला सांझ गए तो घर लौटत है। बाहर चबूतरे पर बिछी चारपाई में बैठे रहीम उद्दीन ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए
बेटी की बात सुनकर दिल ही दिल में कहा, भूल मत करो, जमीन सबकी छिनेगी। जब मुल्क से जमींदारी खत्म हो रही है तो इसका मतलब है हर छोटा बड़ा, चाहे वो हम हो या कोई और, पढ़ लिख कर नादान मत बनो। बंटवारा मुल्क का हुआ है, हमारे इस गांव का तो नहीं। हमारा पुश्तैनी घर, खेत, रिश्तेदारी, बिरादरी सब कुछ वही है। वो तो किसी ने नहीं छीना, बड़े भाई इमाम ने समझाते हुए कहा। मसला अपना और पराया नहीं है। माना कि हमारा घर आंगन नहीं बटा तो क्या हुआ, हमारा आबोदाना तो उड़ गया है यहाँ से। बेहतर है कि हम कूच करें। अभी आप लोगों के बात पल्ले नहीं पड़ रही है, मगर वक्त आने पर समझेंगे। बरसों रहने के बाद आज ढाक के वही तीन बात। बंटवारे के बाद हमारी हैसियत, इस गांव से बाहर निकल कर देखें, फिर कहें कि कौन किसको खदेड़ रहा है। निजाम का सारा वजूद सुलग रहा था। ऊंची आवाज आंगन की दीवार फलांग गई थी। कमर बांधे की तमीज नहीं, बच्चों बीता भर की जबान दिखाए रहे हैं। कहते हुए रहीमुद्दीन तैश में चारपाई से उठे, कंधे पर पड़े अंगोछे से मुंह पोछा और खखारते हुए घर में दाखिल हुए। आग खाए और अंगारा हगे की जरूरत नहीं है बेटवा, हमारे लोगन पे तुम खाक डालो। यहाँ कोई त्योहार राह खोटा करे का नहीं बैठा है। जाए दो इमाम, एका कहत है ना, चढ़ते पानी का कोनो रोक सकत है और न ढलते सूरज को कोनो पकड़ सकत है। रहीमुद्दीन का लहजा शुरू में जितना गर्म था, अंत में उतना ही हारा हुआ। घर में सन्नाटा छा गया और रहीमुद्दीन बाहर निकल गए। तो ये जो था, ये घर छोड़ने का था और फिर मोहल्ले में सारे लोग जो थे वो ताला लगा के धीरे धीरे जा रहे थे। इसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो तकलीफ देह हैं। और जो इसका एंड मैंने किया है, उस जमाने में ये बहुत था कि जिस तरह जर्मनी मिल गया है उसी तरह से हिंदुस्तान को भी मिला दिया जाए पाकिस्तान से। मुझे लगता था, मैं 2 मरतबा पाकिस्तान गई थी। एक मरतबा मैं ज़ियाउल हक साहब की डेथ को कवर करने गई थी, रिपोर्ट थी नई दुनिया उर्दू के लिए, और दोबारा मैं गई थी मुजाहिदीन अफगानों से मिलने के लिए। और मुझे ऐसा लगा कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम दोनों की ग्रोथ जो है वो इतनी अलग अलग हो गई है, और जिसे कहते हैं सोच का दायरा एकदम अलग हो गया है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें मुनासिब नहीं है कि ये इसका हो, बल्कि इस हकीकत को हमें कबूल कर लेना चाहिए कि हम जो हैं 2 मुल्क हो गए हैं। निज़ामुद्दीन लौटते हैं और चाहते हैं कि उनके बेटा जो है यहाँ शादी कर ले ताकि एक रिश्ता बना रहे। तो उसके लिए जो है वो एक टुकड़ा मैं आपको सुनाना चाहूंगी। तो वो लड़की देखते हैं और उसके बाद इन लोगों की बातें देखिए कि क्या होती हैं। खाने के बाद जब मेहमानों से घर खाली हुआ तो निजाम ने सभिया से कहा कि लड़की और लड़के के बाप उसे पसंद आए हैं। सभिया ने कहा कि उसे लड़की और लड़की की माँ पसंद आई है। अब निजाम को फिर अख्तर की मंशा लेनी थी, यानी अपने छोटे बेटे की। पहला बेटा तो गायब हो गया था। अख्तर लोगों को विदा कर लौटा। नूरी कैसी लगी बेटा, सभिया ने पूछा। बहुत अच्छी, संजीदा किस्म की लड़की है, अख्तर ने लापरवाही से कहा। फिर पैगाम भेजो, निजाम ने कहा। नहीं डैडी, वो हमारे मुल्क में घुट कर रह जाएगी, अख्तर ने जल्दी से कहा। क्या मतलब, निजाम चौंका। मुझे यहाँ के फैलाव से, बड़ेपन से, परत दर परत मुआशरे में से खौफ लग रहा है। कितनी बातें हैं, कितना कुछ है जो ना हम तजर्बा कर सके ना जानते हैं। मेरा तो यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है, अख्तर ने घबरा कर कहा। क्या बक रहे हो, निजाम ने झुंझला कर कहा। सच डैडी, उस घुटन को जो हमें बुरी लगती है उसका मैं आदी हो चुका हूँ। मछली को पानी से निकाल दें तो क्या वो जी पाएगी? उसी तरह अगर मेंढक को समुंदर के गहरे पानी में डाल दें तो क्या वो जी पाएगा? मर जाएगा डैडी, वो मर जाएगा।
परेशान सा अख्तर कह उठा। अच्छा, यहाँ पे ये है कि उस ज़माने में ये बाबरी मस्जिद का सिलसिला शुरू हो गया था, जब ये मैं कहानी का एंड कर रही थी, और मैंने बहुत सोचा कि बाबरी मस्जिद को इसमें लाना मुनासिब है कि नहीं। मुझे लगा नहीं। जितनी बड़ी ट्रेजेडी थी बंटवारे की, बाबरी मस्जिद एक हादसा ज़रूर था तकलीफ़देह, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर सकता था। तो मैंने एंड जो किया, वो उसी तरह से किया कि निज़ाम जो है वो लौटता है अपने घर को और बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो गोलू है, जो छोटा बच्चा है, उसके भाई का बेटा है, वो नहीं चाहता है कि चचा यहाँ रुकें, और उधर से भी होता है कि नहीं, 2 मुल्कों की ग्रोथ अलग-अलग हो गई है। वो वापस लौट जाते हैं, बहुत तकलीफ से लौट के जाते हैं। तो इसमें महीप सिंह साहब ने कहा था कि अगर आप इसको बढ़ा देती और इसमें बाबरी मस्जिद भी ला देती तो शायद ये पावरफुल हो जाती। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, एकदम पावरफुल ना होती, क्योंकि जो समाज मस्जिद के ढहने से पहले था, वो समाज बँटवारे की त्रासदी से एकदम भीगा हुआ था, और उस मानसिकता से भीगा हुआ था जो हिंसा मानसिक रूप से मुसलमान वक़्तन-फ़वक़्तन झेल रहे थे। जो आगे निकल गए थे या जो अपर क्लास के थे, जिनको कोई चीज़ टच नहीं करती है, उनको हम छोड़ देते हैं, या वो इंटेलेक्चुअल क्लास। लेकिन बाकी जो कारखानदार, बहुत छोटे-छोटे लोग जिनका कॉन्फिडेंस हर फ़साद में टूटता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो थी मेरे सामने थी, और आज बाबरी मस्जिद का प्रॉब्लम एक दूसरी तरीके से राम मंदिर बनने में है, और बन के ख़त्म हो, मुकदमे का फ़ैसला भी हो चुका है। तो ये सारे हादसे तो हिंदुस्तान क्या, विश्व के किसी भी मुल्क में किसी भी घटना को लेके उतार-चढ़ाव आता रहता है। वो हिंदुस्तान में भी आया, और बहुत दिलचस्प बात बताऊँ कि जब इसके प्रूफ उठ रहे थे, तो जब निज़ाम आया था यहाँ पे हिंदुस्तान, तो उसको बहुत अजीब-सा लगा कि उसका जो भांजा है वो कलेक्टर हो गया है, भतीजा। भतीजा कलेक्टर हो गया और उसको सब लोग झुक-झुक के सलाम कर रहे हैं, उसके मातहत जो हिंदू हैं। इस लाइन को प्रूफ उठाने वाले ने काट के कहा कि वो हिंदुओं को झुक-झुक के सलाम कर रहे हैं और मातहत मुसलमान हैं। मैं चौंक गई कि ये मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ दिखाना नॉवेल में ज़रूरी नहीं था। एक नई चीज़ दिखा रही थी कि मुसलमान यहाँ कामयाब हैं और खुशहाल भी हैं, ये भी एक हकीकत है। सारे फ़साद और सारी तकलीफ़ों के बावजूद। तो मैंने अरुण जी को फ़ोन किया कि अरुण जी, नॉवेल लिख कौन रहा है, मैं या प्रूफ़ उठाने वाला? तो बहरहाल पता लगा कि वो एमए पास हैं, और उन्होंने फ़ोन भी किया कि मैं एमए हूँ। तो मैंने कहा एमए पास होना, शायद मैं एमए नहीं हूँ हिंदी में, लेकिन एमए पास होने का मतलब ये नहीं है कि आप उपन्यासकार हैं। तो या तो नॉवेल तय कर लीजिए आपको लिखनी है, या मैं तय कर लूँ कि मुझे लिखनी है। बहरहाल, तो इस तरह के झटके जो थे, जो बुनावट थी हिंदुस्तान की, जो मैंने उभारा है इस नॉवेल में, उसको समझने में लोगों को दिक्कत होती है। वो एक तरफ़ा चीज़ों को देखते हैं। बुनावट बहुत ही, कभी-कभी इसमें झोल आ जाता है, लेकिन वो ऐसा झोल नहीं है जो यहाँ जिसे कहते हैं समाज को टुकड़ों में बदल दे। टुकड़ों में बदलने की कोशिश बारहा हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है, वो बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद आई। जैसा लोग सोच रहे थे, प्रवोक होंगे, फसाद होगा और बहुत हंगामा होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। और अभी भी जो कुछ हो रहा है उसमें प्रोवोकेशन जितना भी हो, लेकिन बहरहाल एक समझदारी है कि नहीं करना है, क्योंकि जो है वो किसी भी मुल्क की तरक्की इसमें नहीं हो सकती है। तो मैं चाहूँगी कि मैं इतना तो बोल दी हूँ, और कुछ
सुनने वालों ने इसको पढ़ा भी होगा। अगर अर्पण जी कुछ सवाल हो तो सवाल से कुछ और बातें भी खुल जाएँगी और मैं भी कुछ अपने नॉवेल के कुछ हिस्से जो मैं लिख तो गई हूँ, लेकिन पाठक ने उनको कैसे लिया है, कैसे समझा है, तो उससे मुझे फ़ायदा होगा अगर वो कुछ पूछें मुझसे। जी, सवाल तो नहीं है, मगर कई टिप्पणियां आई हैं। मसलन सुदीप साहू जी लिख रहे हैं, बंटवारे का दर्द वही समझ सकते हैं जिन्होंने उसको भोगा है या संवेदनशील हैं। दर्द दोनों समुदायों ने भोगा है। अपने घर से उजड़ना कष्टदायी होता है। और कई अंशों पर, आपके कई अंशों पर कई मित्रों की प्रतिक्रियाएं हैं। नीलेश रघुवंशी भी जुड़ी हुई हैं, शेफाली चौबे जी, उदय भानु पांडे जी, रूपा जी और तमाम मित्रगण, शहनाज फातमी जी, सईद अनवर जी, शालिनी कुमारी जी, धनंजय सिंह जी, मधु मेहता जी, सोनम तोमर जी, सिनिवाली शर्मा जी, भावना शेखर जी, शहनाज फातमी जी और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं। एक बात, अगर हम वापस इस उपन्यास की करें, तो आपने इस बंटवारे के बाद दोनों ही देशों में जिस तरह के बदलाव आए, उसकी भी चर्चा आपने की है। बदलाव भी आए, तरक्की भी हुई, तरक्की के साथ कई समस्याएं भी आईं। मसलन पाकिस्तान में आपने सिंधु देश आंदोलन को यहां उठाया है, महाजिर कौमी आंदोलन को यहां पर उठाया है, अफगान शरणार्थियों की समस्या पर बात की गई है। और वैसे ही भारत में आरक्षण के नाम पर अगड़ों और पिछड़ों के बीच जिस तरह के विवाद हुए, जो संघर्ष हुए, उसकी यहाँ चर्चा है। हिंदू मुस्लिम दंगों की भी चर्चा है। और इन सब के बीच जिसकी बात अभी आपने भी की कि कैसे भारत में प्रगति भी हुई और कहीं न कहीं यहाँ के मुसलमानों को वह हैसियत भी मिली। तमाम लोग, कई लोग ऊंचे ओहदों पर भी पहुंचे। इस तरह से एक संतुलन जैसा भी यहाँ है, जो निश्चय ही एक एक स्वतंत्र सोच के साथ और दृष्टि के साथ इसे लिखते हुए संभव हो सका है। तो इन पर कुछ बात करें कि समस्याएं भी हैं। पाकिस्तान में भी कई कुछ महत्वपूर्ण चीजों की ओर आपका ध्यान गया होगा, वहां भी कुछ बेहतरी की ओर भी संभवतः आपकी नजर गई होगी। और ऐसे ही भारत की भी हम आपने बात की है। तो एक तरफ समस्या, दूसरी तरफ विकास के कुछ रास्ते, तो इस पर कुछ बात करें, दोनों मुल्कों के एक तुलनात्मक अध्ययन जैसा कुछ। तुलनात्मक तो तब होता जब मैं बहुत रेगुलर विजिटर होती। मैं तो 2 मरतबा गई और जो पाकिस्तान मैंने देखा और जिस तरह का कराची मैंने उठाया, तो श्रीपत जी ने पढ़ के कहा था कराची कराची जो मैंने देखा उस कराची से कितना बदल गया है जो तुमने इस नॉवेल में दिया है। तो मानी बात है, मैं गई थी बरसों पहले, तो तब के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में बहुत ही फर्क होगा। तो लेकिन वहाँ के लोग भी, जिन लोगों से मैं मिली थी, वो लोग बहुत खुश नहीं थे बंटवारे से। कुछ लोग तो फपक के रोए भी थे कि अब गलती का एहसास हो रहा है कि हमने क्यों किया। और इसीलिए मैंने कहा कि जब तक वो नस्ल या दूसरी नस्ल, दूसरी पीढ़ी जिसने ये सब झेला है, वो इस दर्द से आशना होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो भूल जाएगी, वो भूल जाएगी। अब ये दूसरी बात है कि हिंदुस्तान में वो सियासी नारा हो जाता है कि बंटवारा हिंदू मुसलमानों की वजह से हुआ या उर्दू की वजह से हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उर्दू जो है वो तो कहीं टिकती ही नहीं है पाकिस्तान में।
वहाँ तो सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है और पश्तो भी है। तो उर्दू का तो कुछ वो है नहीं, लेकिन जिस तरह की बदहवासी से लोग भागे थे जब ये हंगामा हो रहा था कि वो जा रहे हैं अपने मुल्क के दूसरे हिस्से में, यहाँ हंगामा है, हम लौट आएंगे। अच्छा, बट तो पंजाब रहा था, लेकिन उधम जो था वो यूपी में भी हो रहा था। यूपी से कितने लोग शिफ्ट हो गए, और सच पूछिए तो पूरी क्रीम ही चली गई वहां पे, और बड़ी उम्मीदों से गई थी। तो मुझे लगता है, मैं तुलना तो क्या करूंगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लगातार हमारे जो ताल्लुक हैं पाकिस्तान से वो तलखी रहते हैं। उसको मिठास में या एक पड़ोसी देश की तरह नहीं देखा जाता। और शायद हमारे साथ ट्रेजेडी ये कि हमारा नेपाल से भी रिश्ता ठीक नहीं रहता है। तो अब किया क्या जाए, तो इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से नई पीढ़ी जो है वो आए और नए सिरे से काम करें। अब देखिए, ये मिस्र तो है नहीं, या वो शासक तो है नहीं जो लोगों की नॉवेलों को पढ़ के उससे कुछ सबक लें। क्योंकि आप राजनीति में बहुत सारी चीजें तो समझ लेते हैं, लेकिन इंसानों के दिल को नहीं समझ पाते, अंदर यात्रा नहीं कर पाते। वो यात्रा एक लेखक कराता है। तो वहाँ के एक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पूरा अपने को बदला था सिर्फ एक नॉवेल पढ़ के। तो यहाँ तो नॉवेल पढ़ना तो दूर, साहित्यकार और नेता दो अलग चीजें हैं। मुझे बचपन में याद है, मैं बहुत किस्से सुनती थी कि जो पॉलिटिशियन थे उस वक्त के और प्रोफेसर्स थे, वो आपस में मिलना, राय लेना, ये सारी बातें थी। मतलब जो सोचते थे उस तरह का माहौल ये नहीं है। तो और यहाँ पे एक चीज और भी धीरे धीरे करके मेरे समझ में आई। मेरी एक दोस्त थी, वो मतलब जहाज वो मार गिराया गया था लड़ाई में, पाकिस्तानी। पहले तो वो बहुत खुश हुई, और फिर जब नाम पढ़ा जाने लगा तो वो रोने लगी। तो कुछ समझ भी नहीं आया। उन्होंने कहा ये तो हमारे फर्स्ट कजन है जो शहीद हुए हैं। तो एक कौम को आपने दो राहे पे छोड़ दिया है। एक तरफ वो अपने वतन से है तो वो खुश होते हैं, और अपना खून जब मरता है तो वो रोते हैं। इसी तरह से ये बुद्धि भी मेरे लिए बहुत देर में सुलझी कि जब वहां मैच होता है तो लोग क्यों खुश होते हैं, क्यों मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। उसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान से उन्हें मोहब्बत है, उनके जो खिलाड़ी दोस्त हैं या उनके खिलाड़ी रिश्तेदार हैं वो जीते हैं। तो बहुत सारी चीजें बहुत देर में उसके दोनों हिस्से समझ में आते हैं। और ये नॉवेल जो है वो, बहरहाल मैंने फैजाबाद की बोली उठाई है इसमें, और फैजाबाद से चीज़ें उठाई हैं क्योंकि उस ज़माने में फैजाबाद जाना बहुत होता था। और मुझे लगा कि वहाँ पे एक ख़ास सलीका है, एक ख़ास रख रखाव है फैजाबाद में, वहाँ की बोल चाल में। तो ये फैजाबाद के गांव से उठती है कहानी, और वहाँ से फिर कराची होती है, और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं उसमें। किसी नॉवेल को एक खास प्रोग्राम में डिस्कस करना जिसकी हर लाइन में कोई ना कोई तकलीफ हो, वो बड़ा मुश्किल काम होता है अर्पण। तो बहुत सहारा मिल जाता है जब लोग क्वेश्चन करते हैं। जी। लेकिन शायद क्वेश्चन इसलिए भी नहीं आया है कि जो हालात हैं वो जिंदा मुहावरे से, नॉवेल से ज्यादा तकलीफ दे हैं। तो क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, ये भी एक सवाल है हमारे सामने। लेकिन एक अर्पण, ये सवाल। बताएं कि आप तो इस पे बोल चुके हैं और आपने एक पेपर भी तैयार किया है। आपको इसमें क्या लगा, क्या महसूस हुआ इस नॉवेल को पढ़ के? क्योंकि देखिए, 45 साल बाद तो मैंने नॉवेल लिखी, और आज हो रहा है 2022, है ना, और 94 में ये छप के आई है।
तो अब इतने दिनों बाद आपने पढ़ा मेरा नॉवेल, तो आपको क्या फील हो रहा है इसको पढ़ के? बिल्कुल, यह उपन्यास देखिए, आपने अभी चर्चा की कि कई लोग तो इस गलतफहमी में गए कि वे लौट के आ जाएँगे। जी, मुझे अपने आप में यह बात बहुत रोचक लगती है कि लोग इस अंदाज से गए। जो भी लोग गए, कई लोग कम उम्र के भी लोग थे, युवा थे, जिस निज़ाम की हम बात करते हैं, और सचमुच ऐसा न हो सका और वे कितने कष्ट में वहाँ रहे हैं। निज़ाम की ही बात करें तो अपने गाँव, अपने फैज़ाबाद को छोड़कर वह कैसे-कैसे मनोभावों में उस कराची में अपनी जगह तलाशता है, बनाता है। और जो वहाँ चित्रण है मित्रों, कराची का, वो 2 चित्रण हैं। एक चित्रण वह है जिसमें निज़ाम पहली बार वहाँ जा रहा है और वहाँ का समुद्र, वह तो समुद्र देखा भी नहीं था उसने पहले। वहाँ का समुद्र और तमाम चीज़ों, उसका अकेलापन, उसका जैसे-तैसे रहना और उसकी खीज, वह सब एक बड़े ही उसके मनोभावों को चित्रित करती हुई भाषा है। और क्रमशः एक-एक करके वह अचानक से सफल नहीं हो जाता है। किसी भी प्रदेश में आप अचानक से सफल कैसे हो सकते हैं? निज़ाम भी नहीं होता है। मगर एक मेहनतकश व्यक्ति क्रमशः अपनी राह बनाता है। वहाँ कुछ व्यवसायों में कैसे उसके लिए कुछ ऐसे अवसर बनते चले जाते हैं कि वह अपने आप को स्थापित कर लेता है। और कराची शहर के बदलाव को भी बखूबी नासिरा जी वहाँ चित्रित करती हैं, निज़ाम की प्रगति के साथ जोड़ती हुई। यह मुझे लगता है किसी कथाकार की एक ताकत है। वह यूं ही एक शहर के पहले हिस्से को और एक शहर के बाद के हिस्से को चित्रित नहीं करता। वह ऐसा भी कर सकता है, लेकिन वह उस शहर को एक बाहर से आए व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा है, जो स्थापित हो रहा है, उसके माध्यम से उसके मनोभावों को जोड़ते हुए वहां के आकाश को, वहां के समंदर को चित्रित कर रहा है। यह भी इस उपन्यास की एक बड़ी ताकत है। दूसरी बात कि जब निजाम वहां स्थापित हो गया है तो, और वह बहुत प्रयास करता है, पत्र भी लिखता है इधर, और इधर से भी उधर पत्र जाते हैं, पत्र काले कर दिए जाते हैं। कई ऐसी बातें हैं जो उस समय हो रही थी, जो वास्तविक बातें हैं। और जब उसे बीच-बीच में स्वाद की वाले अंश का आपने पाठ भी किया, तो कैसे उसे अपनी मिट्टी के स्वाद, अरहर की दाल, उसका घी, मसाले, उन सब की याद आती है। और फिर उसे एक ऐसा परिवार मिलता है जिसकी बेटी जो है, उस परिवार की बेटी उस निजाम की पत्नी बनती है। वह परिवार भी फैजाबाद का ही परिवार है। और उन दोनों के बीच, मियाँ बीवी के बीच जितनी बातें होती हैं, क्योंकि वह परिवार भी विस्थापित परिवार है, फैजाबाद से आया हुआ परिवार है, तो दोनों की समस्याएं, दोनों की भावनाएं मिल जाती हैं। वो उन निजाम के सास ससुर भी लौटना चाहते हैं, उसकी पत्नी भी साथ देती है, तो वह सब भी बड़े कारुणिक दृश्य हैं। लेकिन अंततः जब निजाम भारत आता है, तब उसकी अच्छी खासी उम्र हो जाती है। तो यह जो अवचेतन में कई-कई लोगों के मन में यह बात थी कि हम लौट आएँगे, या एक ऐसे भी हम कई बार बड़ी घटनाओं को हम उस तरह से नहीं समझते। हमारे अंदर एक कैजुअल अप्रोच भी होता है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, मगर ऐसा नहीं होता है। सरहद के बन जाने से कितनी चीजें बिगड़ जाती हैं, और जो भोली मानसिकता है, जो मासूमियत है, जो सभी मनुष्यों की एक खूबी है, एक खासियत है, वह मासूमियत छटपटा कर रह जाती है। यह उपन्यास मासूमियत के छटपटाने का उपन्यास भी है। ऐसी और कई बातें की जा सकती हैं। फिलहाल एक सवाल
मैं देख रहा हूं कि आया हुआ है, तो उस पर कुछ आप बात कर लें। लता लता पराशर जी पूछ रही हैं कि जिंदा मुहावरा, जिंदा, हालांकि उपन्यास का नाम जिंदा मुहावरे है, तो जिंदा मुहावरा वर्तमान के मुहावरों में कितना जिंदा है? लता जी पूछ रही हैं। मुझे लगता है सतही तौर से तो अगर यहाँ हम देखें तो ऐसा यहाँ तो कोई मसला है नहीं जिंदा मुहावरे का, सीधी बात है। यहाँ तो जो लोग बाहर से आए वो एकदम घुल मिल गए, और उसमें मैंने सिंधियों का भी पढ़ा। जो लोग उजड़ के आए यहाँ पे, बहुत तकलीफ हुई उनको, बहुत वो सारी चीजें याद आती थी सिंध की। ऐसा नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे। तो इंसान कभी अपने बचपन से तो नहीं निकल पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई चीज ऐसी अपसेट नहीं है, सतही तौर पे जितना भी हंगामा हो, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ठीक है। फिर भी शायद मेरा आप जी, सवाल का जवाब उनको मुतमईन कर पाया या नहीं। फिर भी हम एक बात कह सकते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से आए हुए हमारे साथीगण दिल्ली में आए, इधर मध्य प्रदेश में कई लोग आए, पश्चिम बंगाल गए, बिहार भी गए, उन्हें बहुत तरह के संघर्ष तो करने पड़े हैं। मैं ऐसे कई लेखक बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जानता कोई हूँ। शक नहीं है। जी, लेकिन उनके आगे शरणार्थी नहीं लगा, कुछ साल तक तो लगा रहा इलाहाबाद में। शरणार्थियों का एक मार्केट था, कपड़ों का। कपड़ों की उस जमाने में बहुत परेशानी थी, निजाम भी कपड़े बेचते थे। यहाँ भी कपड़ों की खासी परेशानी रही है। गेहूं की परेशानी रही है बंटवारे के बाद, आजादी के बाद। तो ये सारी चीजें तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत दर्दनाक यहाँ पे फसाद भी हुए हैं, प्रोपेगेंडा भी हुए हैं। और लास्ट साल, कुछ सालों से जो जो हुआ है वो बहुत भयानक हुआ है, लेकिन ठीक है। जी। और उसमें जो लोग आए, टेंटों में रहे, अपने घर, अपने महल, अपनी कोठी, अपनी जमीन जायदाद को छोड़कर आए, और जो टेंटों में रहे, खास तौर से महिलाओं की अगर हम बात करें, तो प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। कहाँ दैनिक दिनचर्या के लिए और तमाम चीजों के आने जाने के लिए, शौच के लिए, इन सब में कई महिलाओं ने बहुत कुछ सहा है, बुजुर्गों ने भी सहा है। तो ऐसी तकलीफ तो होती ही है। विस्थापन किसी का भी हो, वहां समस्या तो आएगी ही। एक सवाल सईद अनवर जी का है। जब आप तालिबान की बात कर रही थी, तब इनका सवाल है कि तालिबान से बात किस मौजू पर हुई थी? मुजाहिदीनों से हुई थी। मेरी एक किताब है, अफगानिस्तान बुजकशी का मैदान। तो मैं जब काबुल होके आई थी, तो मैं वहां से मुजाहिदीनों का पक्ष लेना चाहती थी। तो लोगों ने कहा कि उसके लिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा पाकिस्तान। तो मैं पाकिस्तान गई थी और मुजाहिदीनों से बात हुई थी। और रशियंस के जाने के, फौजों के जाने के बाद तो मुजाहिदीन ही आए थे अफगानिस्तान में। जी। क्रियाएं, सईद अनवर जी लिख रहे हैं, तमाम झंझावातों के बावजूद मुसलमान यहाँ सबसे ज्यादा अपने को आजाद महसूस करता है। पाकिस्तान के मुहाजिर आज भी घुटन महसूस कर रहे हैं। और एक और प्रतिक्रिया साहू जी की, पार्टीशन 1947 संस्था विभाजन की पीड़ा भोगने वालों की यादें रिकॉर्ड करता है। लोग विभाजन से पूर्व के देश को याद करते हैं। इस तरह से प्रतिक्रियाएं हैं। त्रिलोक महावर जी पर जुड़े हुए ये हैं। सीधी बात यह है कि जी, यहाँ पे मुसलमान इसलिए रिलैक्स है कि वो बाहर से नहीं आया, वो अपने मुल्क में ही रहा। जी, जी, जैसी भी तकलीफें हुई या स्ट्रगल हुआ, तरक्की की उसने,
और बराबर से आर्थिक उसमें और एजुकेशन में हर लाइन में वो बराबर से खड़ा रहा है हिंदुस्तान की तरक्की में। लेकिन अब जब अपना घर छोड़ के जाते हैं, देखिए यूक्रेन में देखिए क्या हो रहा है, इससे पहले सीरिया में क्या हुआ, और अपने पड़ोसी मुल्क में देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, सब चीज तितर बितर हो रही थी। अब उस जमाने में आप सोचिए कि हिंदुस्तान का क्या आलम हुआ होगा। और जो लोग यहाँ रहे उन्होंने बाखुशी तकलीफ सही, इसमें कोई शक नहीं है। और जमींदारी का उन्मूलन से बहुत सारी चीजें जो थी वो मतलब आर्थिक रूप से लोगों को परेशान किया, लेकिन उससे कोई घबराहट नहीं हुई लोगों को, मुस्लिम लोगों को। तो अपनी जमीन तो खैर अपनी जमीन होती है, लेकिन मानी बात है कि इतने बम्बारमेंट में और इसमें जो हंगामा होता है तो आदमी बौखला के अपनी जमीन से भागना पनाह होता है। जैसे हिंदुस्तान में लोग समझ रहे थे कि इस इलाके में हंगामा है तो चलो मुल्क के दूसरे इलाके में चले जाएं। तो अब दुनिया बदल गई है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लोग भागने की सोचते हैं। और एक सवाल और मुझे दिख रहा है, मैं उसे ले रहा हूं। उदय भानु पांडे जी पूछ रहे हैं, यदि भारत और पाकिस्तान के लोग थोड़े कम धार्मिक हो जाएं तो क्या दोनों देशों के लोग ज्यादा खुश होंगे? धार्मिक से इनका आशय संभवतः धार्मिक कट्टरता से है। मुझे लगता है मैं धर्म को तो कुछ नहीं कहूंगी, ये ओल्ड विजडम है और बहुत लोगों की आस्था है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जब धर्म सियासत में मिल जाता है और सियासत होती है धर्म के नाम पे, वो खतरनाक है। इस उपन्यास की भाषा पर आपने बात की ही, अवधि की जो छौंक है या जो वह पूरा परिवेश है, वह भी जो एक आंचलिक गंध है उससे पाठक बंधता है। और कुछ ऐसी गालियां भी हैं जो माएं अपने बच्चों को देती हैं प्यार में, वह भी बहुत ही प्रामाणिकता के साथ इस उपन्यास में आ सका है। तो निश्चय ही मित्रों, एक ऐसा उपन्यास जिसे हम सबको पढ़ना चाहिए और जिसमें दोनों ही देशों को लेकर एक संतुलित नजरिए के साथ पूरी बातचीत की गई है। पूरी कथा को यहाँ पर उस तरह से प्रस्तुत किया गया है। तो अगर कोई और एक आध अंश पढ़ना चाहें, खास तौर से जब भाषा की बात हो रही है, तो वही कोई अंश अवधि से जुड़ा हुआ तो बेहतर हो, और इसके बाद फिर हम लोग कार्यक्रम समाप्त करें। मैं देखती हूँ कि क्या जी निकाल सकती हूँ जी मैं उसकी जगह, अंश पढ़ने की जगह एक चीज कहना चाहती हूँ जी कि मैं यहाँ सिंबॉलिक तरीके से एक रूपक जो है हमारे उसमें लाल मुनिया है। इन लोग लाल मुनिया पकड़ते हैं, पिंजड़े में डालते हैं और छुपाते हैं, और वो लाल मुनिया लेके भागता है, वो जो निजाम होता है। एक्चुअली मैंने लाल मुनिया कुछ दिनों के लिए पाली थी, वो बहुत अच्छा गाती हैं। और इत्तेफाक से वो एक खास कंगनी करके एक अनाज खाती हैं। वो अनाज खत्म हो गया और डॉक्टर शर्मा लाते थे किसी दुकान से, और आसपास कहीं नहीं मिल रहा था। सोची कि वो छोटी छोटी चिड़ियाएं थी, उनको क्या क्या मैंने नहीं दिया कूट के पीस के, लेकिन उन्होंने खाने से इनकार कर दिया था। तो मैं बहुत मुतासिर हुई। फिर एक मरतबा किसी जगह मैं चश्मा लेने गई थी, देर थी, तो मुझे लगा कि हम लोग चाय पी लेते हैं। तो यूं ही मैं कहने लगी कि पता नहीं क्या है, कंगनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, चिड़ियाएं मर जाएंगी। तो वो चाय की जो रेस्टोरेंट था उसके मालिक ने कहा कि आपको कंगनी मिल सकती। मैंने कहा आपको कैसे पता? बोले मैं पहले अनाज बेचता था, और आप जाइए 2 दुकान छोड़ के, कंगनी आपको मिल जाएगी। बहरहाल मैं कंगनी लाई और
वो बात इतने गहरे मुझे वो हुआ कि लोग अपने खान पान, अपने रहन सहन, जमीन सबसे कितने गहरे जुड़ाव हैं। और वही हुआ कि निजाम जब पिंजड़ा लेके भागता है और कुछ दिन तक वो जब तक कंगनी रहती है तब तक वो चिड़ियाएं जिंदा रहती हैं, और वो ख्वाब देखता है कि इतनी खूबसूरत गाने वाली चिड़ियाएं जो हैं उनसे मैं पूरा पाकिस्तान भर दूंगा। लेकिन होता ये है कि वो चीजें मर जाती हैं। तो फिर वही आता है कि वो मोहब्बत की जबान तो मर गई है। तो ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि आने वाली पीढ़ी और मौजूदा पीढ़ी को पाकिस्तान की हकीकत को मान लेना चाहिए और एक पड़ोसी देश की तरह मेरे ख्याल से उनको देखना चाहिए। उसको ज्यादा सियासत में लाने से वक्ती फायदा तो होता है, लेकिन देर पा फायदा कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल। और यह अच्छा ही हुआ कि यह चर्चा आ सकी, क्योंकि इस रूपक के माध्यम से मित्रों कई ऐसी विरोध जन्य स्थितियों को यहाँ पर उकेरा गया है, जिसे हम विरुद्धों का सामंजस्य कहते हैं। वह भी हम यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ तो वह सोच रहा है कि इस पक्षी के माध्यम से वह जो है पूरे पाकिस्तान को भर देगा, और कहाँ वह अपनी उन सीमित संख्या में जो पक्षीगण हैं लाल मुनिया, उसको वह बचा भी नहीं पाता है। एक तो चीज और मैं जी कहना चाहूंगी। जो मैनेजर पांडे साहब ने एक दिन ऐसे ही बातों में कहा था, क्योंकि कोई भी बड़ा आलोचक उस जमाने का मेरी किसी किताब पे कभी बोला नहीं, लेकिन बातों के सिलसिले में उन्होंने कहा था कि 4 जो बड़े उपन्यास हैं बंटवारे पर, उसमें जो बात नहीं कही जा सकी वो आपके इस नॉवेल में है। वो कल्चरल टाइज की बात उन्होंने कही थी। इसमें एक जगह वो जब निजाम जा रहा है एक जवान की तरह छोड़ के फैजाबाद, तब वो कहते हैं कि क्या मैंने इसीलिए इसको ख्वाजा साहब से मांगा था कि आज ये हम ही को नकार के जा रहा है। और दूसरी तरफ निजाम सोचता है कि अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने गरीब माँ बाप को बहुत आराम से रखूंगा और ऐसे रहूंगा, लेकिन मैं उनके लिए निजामुद्दीन की जियारत को यहाँ नहीं ला सकता हूँ, ख्वाजा साहब की और निजामुद्दीन की जो भी। तो ये चीज जो है वो बहुत कुछ अंदर की दुनिया को खोलती है। अभी एक नए लेखक हैं, वो मेरे पसंदीदा लेखक हैं, मैं नाम इस वक्त मिस कर रही हूँ। उसने मेरी गोड राउंड और मुल्तान कुछ इस तरह का लिखा था। वो कहानी मुझे इतनी पसंद है कि वो दादी मुल्तान को याद करती हैं और जो डायलॉग्स घर में होते हैं, एक संदूकची रहती है उसकी चाबी वो पोते को देती हैं, और फिर वो बंटवारे का दंश जो है वो पोते को थमा देती हैं। तो एक्चुअली बहुत तकलीफ दे दौर से आज भी इस कष्ट से लोग गुजरते हैं, इसीलिए कमलेश्वर जी को कितने पाकिस्तान लिखना पड़ा। और यह वाला अंश पढ़ा जा सकता है, लाल मुनिया वाला। तो इसका एक अंश या तो मैं ही पढ़ देता हूं। पढ़ो अगर निकाल लिया तुमने। जी निकाल लिया है, या हाँ। आप पढ़ें। पृष्ठ 57 पर है दीदी, 57। 57। हाँ, पृष्ठ संख्या 57 पर। पिंजड़े में कुल 12 मुनियाएं थी। क्योंकि यह एक ऐसी, साथियों, विरोधाभास की स्थिति है कि मनुष्य की जो मासूम आकांक्षाएं हैं, दरअसल खुरदुरे वास्तविकता से हमेशा रौन दी जाती हैं। और इसका एक जो बेहतरीन प्रसंग नासरा जी ने अपने ही निजी जीवन से सुनाया, वह भी लेखक का वह अनुभव हम इस उपन्यास में देखते हैं
कि कैसे वह कथा बुनते हुए अपने जीवन के प्रसंगों को भी यथा अवसर अपने अपनी कृति में रच पाता है, ला पाता है। जी, पढ़ें उसे। जी, पिंजड़े में कुल 12 मुनियाएं थीं। जब तक झोली में कंगनी के दाने रहे वे खाती रहीं और गाती रहीं। फिर कंगनी के अलावा उन्होंने किसी दाने को न छुआ। गेहूं और चावल कूटा मगर बेकार। आटे की गोलियां दी, सूखी रोटी का चूरा दिया मगर उन्होंने कुछ न खाया। 4 दिन तक वे खाली पेट आदत के मुताबिक गाती रहीं और वो गली गली दुकान दुकान कंगनी के दाने ढूंढता रहा। उसके गले से भी रोटी फंस फंस कर उतरती और 5वें दिन जोड़े टूटने लगे। हर चिड़िया को वो उठाकर सहलाता, उसकी लाल चोंच और लाल काले डैनों पर पड़े सफेद मोतियों को थपकता और उस सुहागिन चिड़िया के मुर्दा जिस्म को जमीन में गाड़ देता। पिंजरा खाली हो गया। नए वतन में पुराने साथी साथ छोड़ गए। उसका ख्वाब बिखर गया कि वो कराची शहर में लाल मुनियाओं के घोंसलों में पेड़ों को भर देगा, घोंसलों से पेड़ों को भर देगा। उनकी चहचहाहट से माहौल गूंजता रहेगा, मगर वो क्यों नहीं साथ निभा पाई, क्यों नया दाना चुग न पाई। यहाँ भी तो आसमान का रंग वही है, इंसानों की वही शक्लें। शायद कुछ था जरूर जो उन्हें रास न आया। क्या था वो? जी, जी, ऐसे कई करुण प्रसंगों के साथ यह उपन्यास भरा पड़ा है। निजाम अरसे बाद जब भारत आता है तो वह जाना नहीं चाहता है, मगर उसे जाना पड़ता है। ये जो लकीर है वह कितनी बड़ी भूमिका अदा कर जाती है हमारे जीवन में, हमारे अपने ही परिवार में इसका उदाहरण है। क्योंकि निजाम अकेला लड़का है उस परिवार का जो पाकिस्तान जाता है। अभी हाल ही में मैं अभी सारा राय जी की किताब पढ़ रहा हूँ। अभी नासरा जी ने श्रीपत राय जी की बात भी की। वहां भी एक बेहतरीन संस्मरण अम्मी पर उन्होंने लिखा है। अम्मी यानी सारा राय की नानी, जिसे वे अम्मी कहा करती थी। वहां भी उनके सारा जी की नानी के कुछ लोग, उनके बच्चे संभवतः पाकिस्तान चले जाते हैं, लेकिन वह स्त्री नहीं जाती है। वह यहीं हिंदुस्तान में रहती है और उसकी क्या कथा कही गई है। तो ऐसे कई लोग हैं जहां कई बार कई बार जो जवान पीढ़ी है वह गई, मगर पुरानी पीढ़ी यहीं रही, समझाती रही। निजाम के पिता भी निजाम को समझाते रहे और यह उम्मीद भी करते रहे कि वह आ जाएगा, मगर कई बार वह आना नहीं हो पाता है। कई बार वह आना होता है तो दशकों के बाद हो पाता है। तो यह एक मानवीय करुण गाथा ही है। और जो देश, जो भूमि पहले एक ही थी, आजादी के बाद जो आजादी का संघर्ष दोनों ही तरफ के लोगों ने मिलकर ही लड़ा था, कैसे वह दो हिस्सों में वह भूमि बंट जाती है और इतना इतना हिंसा होता है, इतने दंगे फसाद होते हैं, इतना विस्थापन होता है। तो यह एक आवश्यक कहानी है और आज भी जिसकी चर्चा अभी हम समसामयिक संदर्भ में करें तो कितने लोग वर्तमान युद्ध में भी विस्थापित हो रहे हैं, अपने वतन को छोड़ रहे हैं। अगर स्त्री को और अपने बच्चे को छोड़कर वापस उन्हें अपने देश में लौटना पड़ रहा है, बच्चे अपने पिता से बिछड़ रहे हैं, पत्नी अपने पति से अलग हो रही है, तो कभी भी जो इस तरह की हिंसा है इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता, इस तरह के युद्ध को। लेकिन जैसा कि नासरा जी कह रही हैं कि साहित्यकार या कोई इस तरह का लेखक तो अपनी बात ही रख सकता है, राजनीति अलग रास्ते पर चल रही होती है, साहित्य उसको दर्ज तो कर रहा होता है, लेकिन साहित्य अपनी सीमाओं को भी जानता है। तो अच्छी चर्चा रही नासिरा जी, आपने समय निकाला और इस उपन्यास पर बात हो सकी। जिंदा मुहावरे पर मित्रों, आप लोग इस उपन्यास को जरूर पढ़ें
और यह कृति पुनर्प्रकाशित होकर वाणी प्रकाशन की ओर से आई है। निश्चय ही इस कृति से गुजरते हुए आप ऐसे कई अनुभवों को पाकर स्वयं को समृद्ध ही करेंगे, और जो संवेदनशीलता किसी भी मनुष्य में होती है, उसकी ही एक वानगी हम यहाँ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रा जी, आप समय अर्पण, निकाली। तुम्हें भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम इस तरह से एक आर्काइव बना रहे हो कि हम सब लोग उसमें होंगे और आने वाली पीढ़ी और पाठक और जिसे कहते हैं विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो एक तरह से सभी सुनने वालों को तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी, खास तौर से तुम्हें भी करूंगी। और माफ करना, मैं तुमको इतनी मर्तबा इनकार करती हूँ, लेकिन बस हालात ऐसे होते हैं कि मैं तुम्हारे मंच को पे आके सुनती तो हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ, तो इसलिए जी, 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 आभार। मैं आज समझता हूँ। वो मौका आ गया, मुझे खुशी है कि हो गया मेरा चौथा नॉवल। जी, लालमुनि आप प्रसंग पर कुछ और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसे हम ले लें। उदय भानु हाँ, पांडे जी लिख रहे हैं, लाल मुनिया का प्रयोग वह चीज है जिसे एलियट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते थे। बड़ा ही हृदय स्पर्शी प्रसंग है। और शालिनी कुमारी लिख रही हैं, इन मुनियाओं को हम उन सपनों से भी जोड़कर देख सकते हैं जो अपना वतन छोड़कर जाते हुए लोग आंखों में साथ ले गए थे। नीलेश रघुवंशी जी लगातार जुड़ी हुई हैं, बातचीत उन्हें पसंद आई। और मित्रों, उनको जो मेरा लाल बहुत मुनिया, बहुत नमस्ते। बहुत अरसे बाद उनका नाम सुना मैंने, और जी जी फैजाबाद में तो मुलाकात होती थी, हम लोगों का साथ में इंटरव्यू भी है। जी, और कुछ मित्रों के नाम ले लूं। गीता पंडित जी, ज्योति स्पर्श, प्रज्ञा रोहिणी, रूपा सिंह, सिनिवाली शर्मा, अरुण सितांश जी, पूनम अरोड़ा, नीलिमा शर्मा जी, बंकिम जी, शिवदयाल जी, कल्पना झा जी, अंशुमति, रजनी रानी, उमा शंकर, अमिता सिंह, रुद्रकांत झा, त्रिलोक महावर जी, चंद्रकांता जी, आलोक अग्रवाल, नरेश कुमार, नीलू पाटिल, ज्ञान प्रकाश, धनंजय सिंह, समीर मिश्रा जी, कैलाश वाजपेयी जी और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत सबको आभार। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सुना मुझे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनः, और सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद कि आप लोग लगातार इस कार्यक्रम के साथ बने रहे और अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ इस संवाद को कहीं न कहीं एक टू वे ट्रैफिक के रूप में संचालित करते रहे। बहुत बहुत आभार। शुक्रिया नाज़रा जी।